वेलकम टू अनदर फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ द हिलरी टाइम्स। हमारे शो की आज की मेहमान है सरिता वोहरा। सरिता जी ने समाज और कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जून 1988 में मुंबई में लिविंग रूम थिएटर की शुरुआत की। सरिता वोहरा जी लिविंग रूम थिएटर के माध्यम से आम आदमी से जुड़े विषयों को उठाती रही हैं। सरिता वोहरा जी एक एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो है ही, साथ ही अपने खास अंदाज के लेखन के लिए भी मशहूर हैं। आइए देखते हैं हिलरी ग्रुप के डायरेक्टर आशीष कुमार जी की सरिता वोहरा जी से हुई बातचीत को। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें अपने लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद। लागू करूं जोरी जोरी पा लागू करूं जोरी। मैम, आपके इंटरव्यू से पहले हमने आपका एक फ़ोटो बेस्ड प्रोमो रन किया था सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे। तो कुछ लोगों ने, कुछ रीडर्स, व्यूअर्स ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा। चूँकि ये वेरी यंग बच्चे हैं तो कुछ क्वेश्चंस फ़नी हैं। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आप स्कूल डेज में आप पढ़ाई लिखाई में कैसी थीं, पढ़ाई में कितना मन लगता था, कि आप भी उस समय वेकेशंस का वेट करती थीं, होमवर्क करने में आपको भी मन नहीं लगता था, या घर में उस समय कैसा माहौल था कि आपके पेरेंट्स भी आपको बार बार पढ़ने के लिए फोर्स करते थे। और तब जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो आपके टाइम पर एंटरटेनमेंट के और क्या क्या साधन थे? बड़ा मज़ेदार सवाल है। खैर, मैं भी आम बच्चों, आजकल के बच्चों की तरह ही थी। इतना कोई हमारा फ़र्क नहीं। हाँ, ज़रूर था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थी उन दिनों में, पर हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बथेरी चीज़ें थी बहुत। जैसे मैंने कोई आप जैसे जैसे खैर, पढ़ाई में मैं आपको वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। आई ऑलवेज पास्ड एंड आई वाज हैप्पी एंड माय पेरेंट्स डिडंट पुट, उन्होंने कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मेरे ऊपर डाला कि भाई तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या कोई कुछ और बनो। खैर, वो चाहते थे कि मैं, पर उनको पता था कि मेरे में और कई हुनर हैं, टैलेंट है जो उन्हें टैप करना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे स्कूल में, जैसे मैंने कहा था, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे कोई ज़्यादा ना तो एक्टिंग में किसी ने लिया कभी, ना मैंने कभी स्टेज पे चढ़ के एक्ट किया। गाने में मेरी आवाज़ सबसे अच्छी थी क्लास में, फिर मुझे कभी गाने के लिए भी सिलेक्ट नहीं किया, क्वायर में भी नहीं डाला, आप मानोगे नहीं। पर मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे घर में काफ़ी इनकरेजमेंट मिल जाती थी। जो आता था कि हाँ, मेरा पेट नेम गुल्लू है, गुल्लू को गाना सुना, गाना, मैं बड़ी खुश होती थी। अपना अपना वो दिखाओ, पेंट जो किया है वो दिखाओ कि आज क्या बना के लाई हो, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी। और कई कई टीचर्स थी मेरे स्कूल में जो मुझे बहुत, they recognized my potential, and they knew I was more inclined towards the arts, and I was very fond of history. History was my favorite subject. मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। और हमारे एक टीचर थे सूरज प्रसाद, वो कभी टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं पढ़ाते थे, ना ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे। ही यूज्ड टू बी एज एन एल्डरली मैन, टेबल पे बैठते थे एंड ही यूज्ड टू रैटल ऑफ, और ऐसा समझाते थे, टू ड्रामेटाइज इट, वो हर चीज़ को, हाँ फिर अकबर ने ये किया तो ये किया, उनका कोई पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो वो चीज़, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे जो मैंने अब बाद में कॉलेज में भी लिया, तो वो मुझे सब्जेक्ट बहुत वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। शायद इसीलिए मैंने बादशाह रंगीला किया, जैसे आप जानते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर, आई वांटेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द अननोन, the lesser known Mughals, so हाँ। और दूसरी, जब जैसे जहाँ की खेलने कूदने का सवाल और मोबाइल ना होने का सवाल है, हमारे पास इनफ एंटरटेनमेंट थी। हम लॉन में बैठ के गाने गाते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और मेरे फादर ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो ही एक्सपोज्ड अस, और उनके पेरेंट्स उनको पिकनिक्स पे ले जा रहे हैं, उनको आउटिंग्स के लिए ले जा रहे हैं, और जाइंट व्हील पे चढ़ा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। हाँ, खैर हमने भी सर्कस देखे हैं और जाइंट व्हील पे हम भी चढ़े हैं, और पर हर साल
एक तो एक रिचुअल था हमारी फैमिली में, हर साल हम लोग भारतीय कला केंद्र की रामायण देखते थे, रामलीला फिरोशा कोटला ग्राउंड में होती थी तब, हर साल। सिर्फ हम ही नहीं, माय फादर यूज्ड टू इंसिस्ट कि पूरी फैमिली जाएगी इकट्ठे देखने। और वो मेरे द फर्स्ट प्ले आई डिड विद चिल्ड्रन वाज रामायण, यू फॉलो। और यही हमारी एंटरटेनमेंट थी। और ही वुड टेक अस, वो हॉलीडे ऑन आइस हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, चलो चलो वहाँ चलते हैं। गोपी कृष्णा का डांस है नेशनल स्टेडियम में, चलो। वैजंती माला डांस कर रही हैं, और ये बिस्मिल्लाह खान आज बजा रहे हैं। सर शंकर लाल फेस्टिवल है, बड़े गुलाम अली खान गा रहे हैं, चलो। एंड वी वुड गेट सो बोर्ड, एटलीस्ट आई वुड गेट सो बोर्ड, आई वाज सो यंग, हाँ, कि भी अभी उम्र क्या है हमारी, कि हम क्या हमें बोरिंग से गाने सिखा रहे हो, हमें नहीं सीखना, ये नहीं सुनना सब। एक बार मुझे वो ले गए एक गीत गोविंद मैक्स म्यूलर भवन में, ये रोशन वजफदार एक बहुत बड़ी डांसर थी, बहुत वेरी वेरी वेल नोन, वो कर रही थी। और जर्मन सारे थे, बड़े इंटेलेक्चुअल क्राउड था। मेरे फादर मुझे भी ले गए, मैं मुश्किल से, मेरे ख्याल मेरी 6-7 साल की उम्र होगी। मैंने तो वहाँ हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ फिर मुझे बाहर ले गए और खूब डांटा, कहता खबरदार जो तुमने बदतमीजी की, अंदर जाओ, चुप करके बैठो। पढ़ाई के ऊपर प्रेशर टू सम एक्सटेंट था, क्योंकि मेरा भाई बहुत लायक था। ही वाज ऑलवेज अ टॉपर, ही वाज इन द लॉरेंस स्कूल सनार, always a topper. Since Stephens maybe he you know topped. He was a very bright student, and and मैं जो थी जरा थोड़ी, I mean, was not, as I told you, was a very average student. But comparison कभी नहीं हुआ बहन भाई में या बहनों बहनों में, ऐसा कोई comparison नहीं हुआ कि उसने, हमारी बड़ी बहन ने तुमसे अच्छा किया है, भाई ने तुमसे अच्छा किया है, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि हमारा एज डिफरेंस, मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा था और मेरी बहन मेरे से 5 साल बड़ी है, पर ऐसा कोई कभी कोई ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। पर प्रेशर होता था, होमवर्क करो, चलो होमवर्क करो, क्या आज कोई रिमार्क तो नहीं आया टीचर से, कई रिमार्क्स आते थे। और आई वाज इन अ कोएड, मुझे कोएड नहीं पसंद था, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द बॉयज समहाउ, आई वांटेड टू शिफ्ट। मेरी बहन सीजेएम में थी, तो मैंने कहा मैंने भी कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में जाना है, मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ना। पर वो खैर, आई लेटर ऑन ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स फेल्ट के पास का पास है स्कूल, एंड इट्स कमिंग अप वेरी वेल एंड ऑल दैट। इट वाज वन ऑफ बीइंग नाउडेज, ऑफ कोर्स बहुत ही नाम है उसका, तब तो शुरू ही हुआ था। मैंने तो 10th से शुरू किया, तब सिर्फ 10th होते थे। खैर, बट आई फ्रैंकली गॉट मोस्ट ऑफ माई एनकरेजमेंट जो थी मुझे कॉलेज में मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई थिएटर करियर, माई सिंगिंग करियर। करियर क्या, आई लर्निंग म्यूजिक एंड थिएटर। शीला जी के साथ थिएटर वहीं से शुरू हुआ मेरा। हालांकि शीला जी मेरे फादर को कब से जानती थी, मैं 5 साल की थी, बचपन से ही वो मुझे जानती थी, पर कभी मौका नहीं मिला। और मैं बहुत छोटी भी थी उनके प्ले में पार्ट लेने के लिए। और फिर जब उन्होंने मुझे त्रिवेणी में देखा, जब मैं वहाँ जाती थी पंडित अमरनाथ जी से सीखने, तो उन्होंने देखा तो कहते तुम गाना गाती हो, हाँ आ जाओ, फिर कल आ जाओ। मैं शंकर मार्केट चली गई, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। पे तो 25 साल उनके साथ थी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तब भी मैं उनके पास, आई यूज्ड टू wherever I was, whether I was in Baroda, Lucknow and और अजमेर, और हमारी तो कई, husband was in the railways, and I was a mechanical engineer in the railways, so we had a transferable job. It Bombay was our longest stint, 20 साल हम बॉम्बे में थे। मैंने ऑल इंडिया रेडियो में चिल्ड्रंस प्लेस बहुत किए हैं बॉम्बे। बॉम्बे दूरदर्शन में मैंने रामायण किया था, अच्छा, 90 बच्चों के साथ। एक स्कूल में पढ़ाती थी, और वो कैथलिक स्कूल था। मैंने वहाँ इतना हिंदू एलिमेंट ले आई मैं। पहले मैंने रामायण किया, रामलीला, बच्चों का रामलीला, मतलब इट वाज द होल स्टोरी, प्रॉपर चौपाईज वगैरह हमने इस्तेमाल की। और फिर मैंने बाल कृष्ण लीला किया, वो तो खैर दूरदर्शन पे नहीं था, स्टेज पे था। पर रामायण तो वो एक वो थी ना, जो जय बहादुरी की माँ बनती है सिलसिला में, डायरेक्टर है दूरदर्शन, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, हमेशा मेरे दिमाग से चला जाता है। रमा रमा क्या नाम है?
तो वेरी शी एक्टेड इन सिलसिला में उनकी बातें बनती हैं जय बादरी की, वो प्ले मेरा देखने आ गया। हमने पहले स्कूल में किया था रामायण, उनको इतना अच्छा लगा, कहते तुम कल ही कल आओ, अभी तैयार है आपका प्ले, कल ही कल मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैं फिर 90 बच्चों को, 2 सेक्शंस के बच्चों को पूरा लेके गई। उसमें कई मुसलमान बच्चे थे, हमारे बोरी मुस्लिम्स बहुत थे स्कूल में, क्रिश्चियंस थे। बॉम्बे इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन एज वेल, सब वहाँ सब। और मैंने ये फिर प्ले किया, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। It was in long back, it was in 1983-84 के आसपास किया। तो मैंने स्कूल में पढ़ाया फिर 9 साल, सेंट एन स्कूल था, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी की ब्रांच है वहाँ, बहुत बढ़िया स्कूल था, मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती थी। मैंने वहाँ 9 साल पढ़ाया। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो बड़ी एक अजीब कमाल की औरत थी, नन थी, पर वो कहती थी कि जो बच्चों को पढ़ाना है तुम इनको स्टेज पे सिखाओ, यूज द स्टेज। तो स्टेज से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, और उनको एक और ही किस्म का वातावरण मिलता है। I, being a resident of Defence Colony, had the opportunity of watching some of the shows put up by Sarita ma'am. The shows which been there for the last decade or so. Everybody, when they come out watching the show or the musical, they all seem to be very happy. And the fact that she's putting up all this to sustain the culture and art of this country, I think she's doing a commendable job. God bless her. When Mayor Sarabhai, she had seen my play in Bombay. जब मैंने मलिका साराभाई के साथ किया था, I did a play called मुंबई का ओलिवर, adaptation of Charles Dickens' Oliver Twist. मैंने कहा था ना, मैंने 45 बच्चों को ले गई थी बॉम्बे से अहमदाबाद। वहाँ फिर उन्होंने मेरा जब नाटक देखा तो उनको लगा कि भाई ये काम तो अहमदाबाद में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, एक्सपोजर नहीं है उनको इतना। फिर मैंने वहाँ शुरू कर दिया काम, वो ज़बरदस्ती, लेकिन मैंने कहा मैं थिएटर नहीं करूँगी। मैं इतनी मायूस हो गई थी, मैंने कहा मैं थिएटर नहीं करूँगी, क्योंकि थिएटर करने के लिए इंसान को खुश होना चाहिए। जितने तक दिल में वो वो लिख नहीं सकती। मैं अपने खुद प्लेस लिखती हूँ, मेरे प्लेस सब ओरिजिनल है, मैं लिफ्ट नहीं करती, ना मैं किसी के कॉपी करती हूँ आइडियाज़। मैं अपने ही जहाँ तक हो सकता है मैं अपने ही उसी से करती हूँ। मेरे प्लेस, मैंने बहुत से जो प्लेस किए हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा अहमदाबाद में मैंने फिर वो उन्होंने इंस्टीट्यूट एक स्टार्ट की क्रीडा, मैंने कई नाटक किए, कोई कम से कम 15-20 नाटक वहाँ किए। आप उनसे बात भी कर सकती हैं, उनकी बेटी से, वो तो खैर नहीं है अब। एंड वो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। शी एक्चुअली रेजरेक्टेड मी फ्रॉम द एशेस। जैसे को उठा के ऊपर किसी को खड़ा कर देता है ना, तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने एक बात मुझे कही, देयर इज नो इवेंट ग्रेटर देन लाइफ, डोंट लेट योर लाइफ बी वेस्टेड, यू आर स्टिल सो यंग। मैं कितने साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई? मैं 45 साल की थी। 45 साल कोई उम्र नहीं होती। और मेरे हस्बैंड जो थे, उनके जैसे कोई इंसान तो कम ही होते हैं। जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया और जितना इनकरेज किया, इतने सपोर्टिव थे। शुरू में तो वो मेरी स्क्रिप्ट्स भी लिखते थे, बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड राइटर। हालांकि वो रेलवे में एक इंजीनियर थे, बट ही वाज अ वेरी गुड राइटर, यूज्ड टू राइट रेगुलरली फॉर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दैट। एंड तो शुरू में वो मेरे नाटक भी लिखते थे। और एनीवे मैं अहमदाबाद के बाद फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैं फिर दिल्ली में मैंने कहा आई मस्ट स्टार्ट हियर, आई कांट बी। गीता के बहन की भी थोड़ी तबीयत बिकॉज शी वाज एन एल्डरली लेडी, तो उनकी तबीयत कुछ इतनी दुरुस्त नहीं थी, तो वो शी वाज सॉर्ट ऑफ गोइंग डाउनहिल। सो फिर मैंने दिल्ली में अपना शुरू किया लिविंग रूम थिएटर। आई स्टार्टेड हियर इन 2002। तो शुरू में मैंने हैबिटेट सेंटर में बच्चों की बहुत वर्कशॉप्स की, बहुत शोज़ किए इंडिया हैबिटेट सेंटर में। और मेरे ख्याल तकरीबन सारे जितने भी मैंने प्लेस बॉम्बे में किए थे, मैंने सब यहाँ रिपीट किए। बहुत से नए नाटक भी लिखे।
और मेरी वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल हुई, सो मच सो कि फिर स्कूल्स ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। श्री राम स्कूल में मैंने वर्कशॉप की, मॉडर्न स्कूल में की, फिर संस्कृति स्कूल में की। ऐसे करते करते मैंने काफ़ी काम किया बच्चों के साथ स्कूल्स में भी, और साइमल्टेनियसली मैंने अपनी अडल्ट थिएटर शुरू कर दिया। और मेरा पहला नाटक था 75 नॉट आउट। इट वाज अबाउट ओल्ड एज, बट इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी। इट वाज अ हिलेरियस प्ले एंड इट वेंट ऑन सो वेल, एंड हेल्पेज इंडिया ने हमें सपोर्ट किया और टाइम्स इंटरनेशनल ने स्पॉन्सर किया, और हमारे कई शोज़ हुए। उसके तो मेरे ख्याल 50 शोज़ हो चुके हैं हमारे, हर जगह हमने किए हैं वो। सो हमने ट्रैवल भी किया उस प्ले के साथ, कसौली गए और भी एक दो जगह पे हमने किए हैं। और कई कई दिल्ली जिमखाना क्लब, गोल्फ क्लब और डिफेंस कॉलोनी क्लब और इंडिया हैबिटेट सेंटर में तो कई शोज़ हुए हमारे। फिर श्री राम सेंटर, फिर डिफरेंट ऑडिटोरियम दिल्ली के, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और फिर देन आई ऑल्सो डिड, फिर एक ओल्ड एज होम ने मुझे अप्रोच किया कि तुम एक ओल्ड एज होम पे कुछ कर दो। और मुझे इत्तेफाक से एक कहानी मिल गई जो यहीं मेरे नेबरहुड में हुई, अबाउट फैमिली। उसी पे मैंने एक कहानी बनाई, और बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, मलिका शराफत एट oldagehome.com। वो भी बड़ी हिट हो गई। इनफैक्ट उसका मलिका शराफत का नाम सुन के लोग हाउसफुल हो गया हैबिटेट सेंटर में पहले शो में। तो उसके बाद हमारे कई शोज़ हुए उसके भी। फिर मैंने और भी कई लिखे। फिर मैंने बहुत सा काम किया है फॉर लाइक फॉर थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, उनको लगता है कि वैसी कुछ होगा, पर बड़ी एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है और काफ़ी कॉमन है, ख़ासकर बॉर्डर एरियाज़ में जो जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, यहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है, बिकॉज दिस केम इन फ्रॉम अलेक्जेंडर, ये बीमारी आई थी। एंड साउथ में इतना नहीं है। तो सो आई वाज अप्रोच्ड बाय थैलेसीमिक सोसाइटी कि आप हमारे साथ कुछ प्ले करो। तो मैंने एक प्ले लिखा, मिस्टर एंड मिसेस नायर, या मैंने 3 जनरेशन्स दिखाई। और वो बच्चे को थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया मेजर। वो जब दो माइनर पेरेंट्स को बच्चा 25% चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा मेजर पैदा होता है। तो उस पर मैंने एक कहानी बनाई, मिस्टर एंड मिसेस नायर। वो भी बड़ी सक्सेसफुल हुई, हमने कई शोज़ की। पर जहाँ भी मैंने जो भी नाटक किए हैं, आई हैव ट्राई टू ब्रिंग इन ह्यूमर एंड आई हैव ट्राई टू मेक इट इंगेजिंग फॉर द ऑडियंस। क्योंकि ऑडियंस देखो, वैसे भी अखबार खोलो तो तरह तरह के किस्से पढ़ने को मिलते हैं, और और वैसे भी दुनिया में इतना दुख दर्द है कि लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको कुछ लाइट हार्टेड चीज़ मिले, कुछ एंटरटेनिंग चीज़ मिले, ताकि वो। और मेरा सबसे बड़ा, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, फ्रैंकली सच्ची मैं कह रही हूँ आपको, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, ना मैं चाहती हूँ कोई अवार्ड। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि जब मैं नाटक बाहर निकलूँ ऑडिटोरियम से, तो मुझे जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो भी आके कहता है, मैडम आपका प्ले बहुत अच्छा था। अशर भी आके कहता है, मैम मज़ा आ गया। ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है कि तब कम से कम हर इंसान तक पहुँचा है। आई एम नॉट जस्ट केटरिंग फॉर द इंटेलेक्चुअल ऑडियंस या द एलीट ऑडियंस कि भाई उनको पसंद आया तो हाँ मैं मेरा प्ले बहुत, पर जो आम आदमी को पसंद आए, जो सबको पसंद आए, मैं वही चाहती हूँ कि मेरा प्ले वैसा ही हो। जो उसमें फिर मैं म्यूज़िक डालती हूँ, थोड़ा डांस डालती हूँ, ह्यूमर डालती हूँ, पंच लाइन डायलॉग्स होते हैं, जिससे प्ले ज़रा लाइट हार्टेड होता है। फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे किया है, अभी हाल में किया है, पिछले साल, उससे पहले भी किया था, फोर्टिस हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किया था वो breast cancer awareness, and one of my actors is a breast cancer survivor, so she played the lead role. And पर वो भी मैंने ह्यूमरस बनाया। It was about a reunion कि लोग 35 साल के स्कूल में इकट्ठे होते हैं और 35 साल के बाद ये लोग कहीं शिमला विमला कहीं मिलते हैं, और फिर उनकी बातचीत, तो क्या हुआ और इतने साल क्या किया, वगैरह वगैरह, वैसा प्ले था। फिर मैंने ये दोबारा इसको किया था यहाँ PhD चैम्बर्स में अक्टूबर में, एंड आई कॉल्ड इट मिलेंगे दोबारा। वो भी बहुत सिस्टर शिवानी आई थी देखने के लिए, और बहुत इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। I have been associated with the Living Room Theatre since a decade now,
and being associated with the theatre group, especially under the tutelage of Sarita Vora, ma'am, has been a great experience and a beautiful journey, a self-finding path for me. Sarita ji has this uncanny knack of bringing out creativity and hidden talents in any lay person and makes a beautiful actor out of that person. And I am one living example. I had never set foot on stage all these years in my life. And she just pushed me onto stage and she taught me how to act. And now I am very confident and I have done many plays with her now. I, वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में. I never miss a chance to attend a play by the Living Room Theatre Group. Though they often stage their productions at bigger auditoriums, I particularly enjoy the shows at their very cozy terrace amphitheatre. It's got a very intimate feel and it's like you're part of the action all the time. Sarita Vora and her group are so talented, it's hard to believe that they are not all full-time theatre professionals. And it's not just their acting skills. Most of them are amazing singers also, led by Sarita herself. I've spent many wonderful evenings enjoying their shows and I thoroughly recommend the experience. मैम आप जैसे कि जुड़ी हुई हैं इंडियन फिल्म्स टीवी एसोसिएशन की मेंबर भी, और एक बात अभी आपने राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ओटीटी जो है बूम है, पर हमें तो लगता है, दोनों को मैं कंबाइन करके बोलता हूँ कि जो हमारा जो सोशल कल्चर है ये बेन बन गया है. जिस तरीके की भाषा, हाँ, बिल्कुल. सीन, और वो टीवी के माध्यम से जबरदस्ती, और जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स लोगों से पूछा जाता है, एक्टर से पूछा जाता है, उनके पास बड़ा फनी और अजीब सा आंसर है कि ये बिक रहा है तो हम दिखा रहे हैं. तो ये हम भी तो कहते हैं कि आपके पास चॉइस कम है, आप टीवी है हमारे पास, तो जो आप दिखाओगे हम देखेंगे. अगर आज की डेट में अगर मैं 10 मूवी सेलेक्ट करता हूँ तो 10 में आई थिंक 9.5 जो है वो उसी तरीके की. बिल्कुल. राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर रही हैं और प्लस इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यू सी, अभी एवरीथिंग इज, यू कांट जनरलाइज. लाइफ में किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये चीज ओटीटी बेकार है मत देखो. ओटीटी में कई बहुत बढ़िया शोज भी आ रहे हैं और कई बहुत बेकार भी हैं. इतने बेकार के देखने का दिल नहीं करता. वायलेंस और गंदी गालियां, जैसे आपने कहा, लोग पसंद करते हैं. अभी आप थिएटर में, मैंने भी, एक मिनट, मैं थिएटर में एक प्ले देखने गई, कुछ 1 आध साल पुरानी बात है, प्ले देखने गई, और उसमें यू वोंट बिलीव इट, गंदी गालियां थी और लोग ताड़ियां बजा रहे थे उठ उठ के. कैन यू बिलीव इट? और बुक माई शो में हाउसफुल था वो प्ले. बट दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द कैलिबर. अब क्या करो? मैं तो अगर अपने प्ले में साला भी यूज करती तो मैं 3 बार सोचती हूँ करूँ कि नहीं करूँ. हाँ, because I'm very particular. 2 things I've decided: not to have any vulgarity in my play and make it non-political. ये मेरा असूल रहा है और ये रहेगा जब तक मैं नाटक कर रही हूँ. I'm not going to use dirty language or use just because I want to sell my play. No, never. I don't believe in these. Your content has to be strong. If your content is strong, your actors are good. Why should you want
I don't care. Even if my house is not full, it doesn't make a difference. I'm satisfied at the end of it. My actors have performed well. People have जो आए हैं उनको अच्छा लगा, यही बहुत है, बड़ी गनीमत है. हाँ, talking of expenses, hall, traffic problems, ये तो हैं बहुत दिल्ली में. That's because the number of cars. हमारे ज़माने में when I was acting on stage, there was no such issue. There was no problem. No problem at all. अब तो हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है. इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कोई पूछो मत. एंड हॉल बुकिंग इज एटलीस्ट बियॉन्ड माई रीच. जो फैंसी हॉल्स हैं दिल्ली के, आई कांट अफोर्ड देम एनी मोर बिकॉज आई डोंट हैव द स्पॉन्सर्स. ज्यादातर इज सेल्फ फंडेड. Or we feel happy like there are organizations like Civil Services Officers Institute and clubs हैं यहाँ, and there are other organized PhD chambers में, जैसे वो breast cancer forum वालों ने हमें invite किया था. I mean ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं दिल्ली में भी जो हमें बुलाती हैं. they cover our expenses. हमें वो यही चाहिए. और हॉल भी हमें मिल जाता है, मुफ्त मिल जाता है. और प्लस दे पे फॉर आवर कॉस्ट. लाइटिंग का खर्चा होता है, मेकअप का खर्चा होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस. कई खर्चे तो मैं काउंट ही नहीं करती. सो मेनी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स व्हिच आई डोंट इवन काउंट, बट होते हैं. थिएटर इज एक्सपेंसिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड अनअफोर्डेबल, फ्रैंकली बहुत अनअफोर्डेबल है यहाँ. 1,00,000 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया. 80,000 से तो कोई कम हॉल ही नहीं है. द चीपर वंस जो है वहां तो आप टिकटें नहीं बेच सकते. सो यही प्रॉब्लम है. सो एंड आई हैव नॉट हैड अ टिकटेड शो नाउ फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. किया ही नहीं है. तो कोविड बीच में आ गया था, उससे पहले, और हमें ग्रांट नहीं मिल रहा है, तो हम वी नॉट हैविंग एनी टिकटेड शोज बिकॉज वी कांट बुक अ कमर्शियल स्पेस. So for ticketed shows you need a commercial space, and for that commercial space book करने के लिए you need the money, you need a sponsor, जो unfortunately हमें नहीं मिल रहा, या शायद हमने इतनी कोशिश नहीं की. अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो शायद मिल जाएगा. पर प्रेजेंट जो अभी सिनेरियो है टीवी का, फिल्म का, ओटीटी का, थिएटर का, तो आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करती हैं? किस तरीके की मूवीज देखती हैं? कैसे सीरियल, कैसे ओटीटी प्रोग्राम्स? मैंने अभी आजकल, आप मानोगे नहीं, मैं पुरानी फिल्में देख रही हूँ. संजीव कुमार की फिल्में देख रही हूँ. पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट ईरा की देख रही हूँ फिल्में. मुझे फिल्मों का बहुत शौक है क्योंकि, और मैं तो म्यूजिक और लिरिक्स जब उनके सुनती हूँ ना, तो क्या बात है. कल मैं एक शो देखने गई, तलत महमूद पे था एक शो, या हैबिटेट सेंटर में. उनकी जो ग्रैंड नीस है, उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उस पर आधारित एक सोहेला कपूर बहुत बड़ी एक प्ले राइट नहीं, डायरेक्टर है, तो उन्होंने ये किया था प्ले हैबिटेट में. तो एडेप्टेशन थी. तो मैं वो ऑडियो विजुअल्स थी, फिर उनकी इनैक्टमेंट हो रही थी, फिर उनकी अपनी ग्रैंड नीस आई हुई थी, और एक आध और रिश्तेदार भी थे तलत महमूद साहब के. तो उनकी सारा ऑडियोज दिखा रहे थे. क्या गाने, क्या गीत, क्या बात ही और थी. जैसे अमीन सयानी साहब ने एक बात कही थी कि तब पिक्चरें बड़ी प्यार से बनती थी, वायलेंस नहीं था इतना. अब मैं उस दिन कोई अमोल पालेकर की फिल्म देख रही थी, सच अ स्वीट मूवी. उसमें कुछ गंदी गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, बट इट वाज सो एंजॉयबल, सो एंटरटेनिंग. इतनी जरूरत क्या है इन गंदी गालियों की, मुझे कोई समझ नहीं आती. और लोग बड़ा एक्साइट होते हैं, ओ लवली, ओ यू मस्ट वॉच दिस, यू मस्ट वॉच दैट. देखो तो बकवास, मैं तो बंद कर देती हूँ इसी वक्त फौरन. नहीं, पर ऐसी बहुत से सीरियल्स हैं which are beautiful, and I have seen them, but I don't even remember. मैंने बहुत देखती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है. पर आई एम नॉट कि सारे वक्त चिपकी रहूं टीवी से, बिकॉज मैं लिखती हूँ, तो मुझे लिखने का भी समय चाहिए होता है. नीड आइसोलेशन, आई नीड क्वाइट, एंड आई नीड टू वर्क. अभी नए जनरेशन में कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप
लगता है कि हाँ ये दे आर डूइंग बेटर? सभी तकरीबन अच्छे हैं, दे ऑल गुड, दे ऑल आई थिंक दे वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंट, दे ऑल डूइंग वेरी वेल, किसी को भी ले लो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब. I don't want to name one person or two people, but I think by and large everybody is there. We have a very talented lot of actors and actresses, no doubt about it. मैम एक चीज अभी आपने जैसा कहा था इन द वेरी बिगिनिंग कि आपको अवार्ड नहीं मिला, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ कनेक्शंस, जिसको आमतौर पर लेमैन्स लैंग्वेज में हम कहते हैं जुगाड़ तंत्र. तो मुझे कोई शौक भी नहीं है. वो ठीक है, अवार्ड तो गांधी जी को भी नहीं मिला, अवार्ड गांधी जी को भी कोई नहीं मिला, अवार्ड मदन मोहन को भी नहीं मिला, और वो इतने बढ़िया डायरेक्टर थे. तो मैं क्या चीज हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. हाँ. तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये एक कमी है, लोगों ने आपके टैलेंट को सही तरीके से रीड नहीं किया? मैंने आपको कहा ना कि जब मैं स्टेज को अपने ऑडिटोरियम से जब प्ले खत्म करके बाहर निकलती हूँ तो मुझे वॉचमैन कह देता है या अशर कह देता है, मैडम आपका प्ले बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, फिर कब आ रहे हो. यही मेरा अवार्ड है, इससे ज्यादा खुशी की. और मेरे ऑडियंस से जब मुझे रिएक्शन मिलता है, जब वो मेरे पास आके कहते हैं कि उनको प्ले बहुत पसंद आया, और उनके फिर मैसेजेस आते हैं अगले दिन, इतने मैसेजेस आते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है. हमें एक जो थिएटर होता है उसे ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस के बगैर थिएटर चल नहीं सकता. फिल्में भी ऑडियंस के बगैर नहीं चल सकती. अगर ऑडियंस अप्रिशिएट करे तो फिर क्या अवार्ड से क्या करना है, दीवार पे चिपकानी है तस्वीर, क्या करना है. ऐसी खैर अच्छी बात है, अगर अवार्ड मिल जाता है तो जरा थोड़ा सा औरों को, बाकी रिश्तेदारों को बड़ी उससे बड़ी वो होती है, खुशी होती है, फ्रेंड्स को बड़ी होती है, पर मुझे कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई अवार्ड मिले, या कोई ऐसी कोई अफसोस नहीं ना, रिग्रेट नहीं है कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है. बट मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है कि लोग मेरा नाटक देखें, अप्रिशिएट करें, और मेरा ग्रुप जो है, मेरा लिविंग रूम थिएटर का ग्रुप जो है, मेरे एक्टर्स और एक्ट्रेस जो मुझे बहुत बहुत दिल से अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं, ये मेरे साथ जुड़े रहें जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं रादर. तो बस यही मेरी दुआ है, यही. और जैसा कि हम आजकल कहते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस इंटरव्यू को भी हम IMB मिनिस्ट्री से उनको भी हम भेजेंगे, और एज एन ऑडियंस, एज ए व्यूअर, एज ए फैन हम चाहेंगे कि ज़रूर, क्योंकि मोदी जी के टाइम में तो खेत से उठा करके भी किसी व्यक्ति को अवार्ड दे दिया जा रहा है, पद्मश्री दे दिया जा रहा है, तो आप जैसे जो लोग हैं उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए. नहीं मुझे कोई ऐसी वो नहीं है, बस मैं नाटक करती रहूं, कोई रुकावट ना आए, बस यही मैं यही चाहती हूँ. कि इसलिए मेरे प्लेस जो हैं अनकंट्रोवर्शियल हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं. उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, या ऊपर नीचे कोई मैंने नहीं दिखाया, जब मैं कोई कास्ट की बात नहीं करती या पॉलिटिक्स की बात नहीं करती, कोई गंदी गाली नहीं यूज होती प्ले में हमारे, कोई वल्गर बात नहीं होती, कुछ उसमें ऐसी कोई बात नहीं है. दे आर वेरी क्लीन प्लेस. और मैंने, आई एम प्राउड टू से कि मैंने कई मेडिकल इश्यूज को हाईलाइट किया है थ्रू माय थिएटर, बिकॉज दैट्स रियल रियलिटी व्हाट पीपल आर सफरिंग. सो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, थैलेसीमिया पे किया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, ऑटिज्म पे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे, और भी कई, हाँ HIV एड्स पे किया है, और आई हैव डन अ प्ले ऑन डिप्रेशन आल्सो, और टर्बुलेंस इन कश्मीर वैली. आई मीन आई टोल्ड यू, मैंने 93 में लिखा था वो प्ले. आप तो जितने भी आज की डेट में या पहले भी जितने तमाम प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनालिटीज़ रही हैं, उनके साथ आपको रहने का, मिलने का आपको चांस मिला, तो आपने, और आपकी पर्सनालिटी आज भी काफ़ी एंटाइसिंग है, तो आपने कभी फिल्मों में जाने के बारे में आपने नहीं सोचा? एक तो हमें फिल्में देखने अलाउड नहीं था जब तक. मेरी पहली फिल्म थी पीटर पैन, मेरे फादर ने मुझे दिखाई थी स्टेडियम सिनेमा में, एंड वी वर नॉट अलाउड टू सी फिल्म. पर हम चुपके से, क्योंकि हमारा घर काफ़ी स्टेडियम सिनेमा के पास था,
तो हम चुपके से वहां जाके फिल्म के पोस्टर्स देख के खुश हो जाते थे. बट फिर ऑफ कोर्स धीरे धीरे व्हेन वी ग्रू अप अ लिटिल मोर, बिकॉज उनको लगता था कि वी शुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द आर्ट्स, तो कथक सिखाया शुरू में. फिर हमें गंधर्व महाविद्यालय में हमारी थोड़ी बहुत एक आध साल हमने वहाँ स्पेंड किया. वहाँ से फिर संगीत भारती में कथक सीखा. फिर देन माय मदर, माय माँ भी बहुत अच्छा गाती थी, नॉट प्रोफेशनली, बट शी वाज अ ड्राइंग रूम सिंगर. कभी किसी ने कह दिया कुछ गा दो. मासी भी बहुत अच्छा गाती थी. बहुत से हमारे फैमिली में म्यूजिक बहुत था. अक्सर हम बाहर लॉन में, कितनी देखो लाइफ कितनी बदल गई है. अक्सर हम लॉन में बैठ के, पेडेस्ट्रल फैन चलता था, पेडेस्ट्रल फैन, और मेरे एक कज़न थे प्रताप ग्रोवर, उनको बहुत शौक था म्यूज़िक का. तो हम लोग, वो आते थे शाम को और हम लोग गाते थे. सो इसे अच्छा ये फैन बज चल रहा है ना, इसके साथ सा मिलाओ. तो ये जैसे सा पंखा के एक्चुअली इट वाज इन द लॉन में बैठे बैठे हम कई गाने गाते थे, क्लासिकल, कोई रफ़ी के, कोई तलत महमूद साहब के, कोई लता के कुछ. और तब आवाज़ भी मेरी वाज आई वाज इन फॉर्म. एंड तो फिर उन्होंने मुझे, मेरी मदर को कहा शी हैज़ टू गो टू पंडित अमरनाथ. बिकॉज पंडित अमरनाथ जो थे, ये लोग ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में गाया करते थे. और मेरी बड़ी मौसी, जहाँ मेरी मदर की परवरिश हुई है लाहौर में, उनका घर जो था ऑल इंडिया रेडियो के बहुत करीब था. तो ये सारे सिंगर्स शाम को वहाँ आते थे. और मेरे उनके घर में कृष्ण जी के बहुत मानते थे उनकी फैमिली में. तो कृष्ण भगवान की एक मूर्ति थी और पूजा का कमरा था. तो बरांडा खूब बड़ा. तो सब जितने भी वहाँ के सिंगर्स थे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के, वो वहाँ आके शाम को वहाँ गाया करते थे. सो मेरे कज़न उनको तब से जानते थे, पंडित अमरनाथ जी को. और उन्होंने फिर हमें उन्होंने फिर ले गए मुझे वहाँ त्रिवेणी. और वहाँ से मेरी फिर शुरुआत शुरू हुई, जब उन्होंने भी टुक एन ऑडिशन. सो ये सिर्फ कुछ गा के सुनाओ. मैंने गाया, कहता हाँ ठीक है, यूर ऑन, तुम तो मेरी शागिर्द बन जाओ. सो वैसी शुरुआत हुई. एक आपको मैं उनकी बंदिश से सुनाऊंगी बाद में भी. मेरा गला पता नहीं गले को क्या हो गया. नमस्कार, मेरा नाम चारू है और मैं लिविंग रूम थिएटर के साथ पिछले 8 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ. और बहुत ही खूबसूरत एक ये सफ़र रहा है मेरा मैम के साथ, सरिता मैम के साथ. जो सबसे ख़ास बात इस थिएटर ग्रुप में है, जो मुझे बहुत पसंद आती है, कि मैम के सारे प्लेज ओरिजिनल होते हैं. सरिता मैम के सारे प्लेज ओरिजिनल होते हैं. कोई भी प्ले, नाटक ऐसा नहीं होता है कि कहीं कोई ट्रांसलेट कर लिया या किसी की कहानी उठा के उसको ट्रांसलेट कर लिया. सारे के सारे नाटक मैम के जो हैं ओरिजिनल होते हैं और बड़ा मज़ा आता है. और ओरिजिनल के साथ साथ म्यूज़िकल होते हैं. सब में म्यूज़िक ज़रूर होता है. जितना भी कोई सैड से सैड प्ले होगा ना, जिसमें बहुत उदासी होगी, उसको भी मैम उसमें म्यूज़िकल और उसमें कुछ ऐसे पंचेस डाल देंगे कि वो उदासी नज़र ही नहीं आती उस नाटक में. और वो एक अपने आप में इतना खूबसूरत बन जाता है. और मेरी जर्नी जो लिविंग रूम थिएटर के साथ रही है, बेहद खूबसूरत रही है. अपने आप में मैंने ग्रोथ देखी है. और ग्रोथ के साथ साथ मैम ने जो मुझे अलग अलग किरदार दिए हैं, उस किरदार के साथ मैंने अपनी ग्रोथ देखी है. This is from the Hindu point of view I'm talking, and I don't want to bring in this Hindu-Muslim element at all in my plays at all. I want to make my plays totally non-political. Play is a play. It's a drama. It's reality recast, but I don't want to bring in any political element into my play. I live alone. I don't want to be in any trouble. And secondly, I'm a Buddhist. I mean, of course, Hindu. I love my gods. मैं हनुमान जी को मानती हूँ, सब भगवान को मानती हूँ बहुत. हमारे we are basically Arya Samajis. My mother's family my great grandfather was a Sanskrit scholar. He used to translate the shloks in simple Hindi for people to understand. My buas believed in the Guru Granth Sahib. So we belong to a family where all faiths are respected. And I lived in Bombay, which was very cosmopolitan. I've lived with Parsis, I've taught in a Catholic school, I've lived with Bori Muslims, I've lived with all communities.
and I respect all faiths, and I'm a Buddhist. I mean, I'm practicing Buddhism. But what is Buddhism? It's all about world peace. That's all. हम चाहते हैं कि अमन शांति हो, पूरे विश्व में अमन शांति बने रहे। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई जू हो, जो भी धर्म का जो भी हो, हम सब मिलजुल के इकट्ठे रहे, खुशी से रहे। और यही मेरा प्लेस में, आई ऑलवेज ट्राई एंड शो दिस एलिमेंट इन माय प्लेस, थ्रू माय प्लेस, कि वो तहजीब जो है, वो जो हमारी एक मिलजुल के रहने वाली, वो या एब्सोल्युटली, that is my honestly, I very strongly believe in it. Or what really appeals to me is I'm very secular in my thinking. I mean, I don't want to bring in politics into my plays at all, at any stage. हालांकि मैंने एक प्ले किया कॉल चुनाव एक तमाशा बॉम्बे में किया था, लॉन्ग बैक इन द 90s, अर्ली 90s। फिर मैंने इसको हैबिटेट में भी किया था, जस्ट बिफोर यू नो, आई मीन 2014 में ही किया था उसको। बट आई मेड इट ह्यूमरस, आई मेड इट फनी कि कई कैंडिडेट्स को खड़ा कर देते हैं इलेक्शंस के लिए, पर वो चाहना भी नहीं चाहते, यू नो। सो कोई रसोई में दही बड़ा बना रहा है, उसको कहते हैं जी आप भी आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो। So I made it funny. General election we all experience the same. Even some people blame ये हो क्या रहा है, why this kind of politics. Exactly. So I want to keep away from politics. I'm very happy. अभी हमारे देखिए, we are all entitled to our own opinion. Am I right? Yeah. We're all entitled to our own opinion. You may have some other opinion. I have some other opinion. But we should not bring that. That should not create a divide between us. जब डिवाइड हो जाएगी ना, then we are finished. डिवाइड नहीं होनी चाहिए. We should all be happy. We should all live happily. We should all live in harmony. Just as plants live in harmony with each other, they're also living beings. Animals live in harmony. Why can't we? Actually ये जो थिंकिंग डेवलप हुई है, ये अब आपने तो कोई नॉन पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज किया, ये जो लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है शायद पहले नहीं था, ये अब या तो ट्यूटर्ड किया गया है या इस तरीके की है। जैसे कि अभी मैंने कभी नहीं सोचा, मैं आपको बड़ा नॉर्मल, जब मैंने एक मूवी देखी शोले हम आमतौर पर कहते हैं नेशनल फिल्म है, उसमें एक कैरेक्टर है हामिद, A.K. हंगल जी ने किया था, उनके लड़के को मार दिया गया, उनको बड़ा दिखाया गया, विक्टिमाइज्ड कैरेक्टर है वो। तो आज के डेट में लोग पूछते हैं कि ये हामिद के साथ ही क्यों हुआ, वहां पर या उस तरह की जितनी भी फिल्में बनाई गई थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मोस्ट ऑफ आवर फिल्म्स आर इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ सिचुएशंस, यू अंडरस्टैंड। सो ये कोई कैरेक्टर कहीं हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक कहानी पढ़ी अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ये कहानी आई, चाहे इंडिया टुडे था या आई डोंट रिमेम्बर व्हिच पेपर इट वाज। I got inspired. I said, why don't I write a story on this? And शुरू में मैंने पे का नाम रखा था मत छोड़ो ये वादी, मतलब कि पंडितों को कह रहे हैं कि मत जाओ। वो इतने उनका प्यार होता आपस में, और ये मुझे पता है क्योंकि मैं कश्मीर में रही हूँ, मुझे पता है। I know a lot of people living in Kashmir and they're running schools there. You know, they're doing very good work. Hindu families are still there. And so my first version of the play was not Mat Todo Ye Wadi. My first version was Mat Chodo Ye Wadi, when the exodus was happening, when the pandits were leaving the valley. और मैं इंट्रोड्यूस भी प्ले को ऐसे ही करती हूँ कि ये कश्यप नाम के एक संत आए थे। You know how I started? मत तोड़े ये वादी भाई, मत तोड़े ये वादी, है ये वादी सदियों पुरानी सदा जवान, इस मिट्टी पे खेले हिंदू, खेले सिख मुसलमान भाई, है ये वादी जन्नत से बेहतर, ऊंचे पहाड़ और चश्मे सरसर, बादशाहों ने लिखी दास्तां इस पे, शायरों ने लिखे शेर कही,
दूर दूर से आते थे लोग। हाँ, मिले थे यहाँ कई लैला मजनू, हुए थे कई इश्क। हाँ, अब चलती नफरत की आंधी, लूटा है इस वादी का चैन। मत तोड़ो ये वादी भाई, मत तोड़ो ये वादी। एंड देन आई टेल देयर अ, वहाँ एक स्टोरी टेलर्स बहुत होते हैं कश्मीर में। स्टोरी टेलर्स, यू नो, दे जैसे लाइक यू नो पाइट पाइपर की कहानी सुनी होगी। बच्चे उनके पीछे पीछे जाते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठा के उनको कहानियां सुनाते हैं। तो ये स्टोरी टेलर को मैंने एक बनाया कि वो उनको कहानी सुनाती है कि कश्मीर जो था पहले सिर्फ जंगल पहाड़ थे यहाँ। हाँ, शां शां शां, यहाँ और कुछ नहीं था, वीरान था बिल्कुल। और फिर एक दिन अचानक कश्यप ऋषि कश्यप नाम के एक मुनि यहाँ संत आए। उन्होंने महीनों भर तपस्या की, बैठे रहे नम। हाँ, तपस्या की, और धीरे धीरे पहाड़ टूटने लगे, पानी बहने लगा। हाँ, पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और कश्मीर बन गया। कश्यप और मीर, काश से बना कश्मीर। सो ये कहानी, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ दिस थिंग, एक हिंदू संत ने ही शुरू की थी। ये जो कश्मीर जो बना है, ये एक हिंदू संत की बदौलत है। मतलब उसी की तपस्या से जो वहां की जो हालात जैसे थे, वो तो कुछ था ही नहीं, वीरान था वो। तो फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, बसने लगे, और फिर कश्मीर से बन गया कश्मीर, क्योंकि थैंक्स टू ऋषि कश्यप। संत थे, एक बहुत बड़े संत थे। सो आई मीन देयर इज every faith should be respected. We should not condemn any faith. And Hinduism is so beautiful. We accept. That is the beauty about Hinduism. Acceptance. We don't convert. We don't. हमारी इतनी खूबसूरत, हमारे, look at our beautiful gods. Krishna was like us, playing the flute. I'm so fascinated with Krishna because I've been brought up on stories about Krishna. मेरी नानी दादी नानी तो बेचारी मेरी पार्टीशन के बाद उनका तो she lost her mind completely, but मेरी दादी मुझे बहुत कहानियां सुनाती थी। मेरी माँ एक कृष्ण भक्त थी। सो मैंने बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं। हमारे गॉड्स आर सो स्वीट। गणपति जी सो स्वीट। आई वाज इन बॉम्बे, और गणपति जी तो आपको पता है वहाँ गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा त्योहार होता है वहाँ। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव बीन लिव्ड इन मोस्ट लवली, एंड आई हैव लिव्ड इन लखनऊ रहे हम 5 साल। तो वहाँ की थोड़ी बहुत तहजीब भी सीखी। और जैसे मैंने कहा कि मैंने बेगम अख्तर के जो शागिर्द थे, जो उनके तबला बजाते थे, जायद हुसैन, उनसे मैंने थोड़ी गायकी सीखी। 2-2.5 साल उनसे सीखा। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव लिव्ड इन प्लेसेस एंड आई हैव इम्बाइब्ड उन्हीं का कल्चर थोड़ा थोड़ा इम्बाइब किया है मैंने, और काफी कुछ देखा है। गुजरात में बहुत रही हूँ, थैंक्स टू, एज आई टोल्ड यू, गीता मेहर, who was very really resurrected me from the ashes after my husband passed away. उन्होंने मेरे लिए वहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला, बनाया, फ्रीडा नाम करके। और इतनी अभी भी मैं जाती हूँ तो लोग इतने खुश होते, सरिता बहन आ भी गए, सरिता बहन आ भी गए, यू नो, इतना प्यार मिलता है मुझे। तो आई एम जस्ट सेइंग, ऑल्दो शी इज नो मोर, बट हमारा रिश्ता तो अभी तक जुड़ा हुआ है उनकी फैमिली के साथ। मैम एक क्वेश्चन है कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, तो आजकल लोग कहते हैं कि थिएटर तो बहाना है। जो अभी यंग जनरेशन के जो एक्टर्स आते हैं, थिएटर तो बहाना है। वो थिएटर को सीढ़ी बना करके सब फिल्मों में जाना चाहते हैं। कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है दिल्ली में फैसिलिटीज नहीं है, कोई कहता है यहाँ कमीशन के कारण अगर आप दिल्ली में काम करो तो पैसे नहीं मिलते यहाँ पर। सब बॉम्बे जाना चाहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो बेसिक एमिनिटी चाहिए थिएटर को रन करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक हॉल चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा लगता है उसके लिए। उसके बाद जब आप ऑडियंस को बुलाते हैं तो पार्किंग कहाँ किया जाए, उसकी एक दिल्ली में प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? और सब अगर बॉम्बे ही जाएंगे, मुंबई जाएंगे, फिल्मों में ही जाएंगे, तो थिएटर का फ्यूचर क्या है?
और दूसरी बात कि एस्पायरिंग एक्टर्स या कोई दूसरे एक्टर्स जो लिविंग आपका जो थिएटर है इससे अगर लिविंग रूम थिएटर से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेंगे? थिएटर एक बहाना नहीं है, थिएटर एक जुनून है, एक शौक है, एक जुनून है, और जिसको थिएटर करना है वो थिएटर करेगा ही। ठीक है, ठीक है। फिल्मों में मैं मानती हूँ कि थिएटर में पैसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में थिएटर में बहुत पैसा है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल थिएटर, बहुत पैसा मिलता है उनको हर शो, विच इज वाई शोज रन फॉर इयर्स। अब वो देखो, एक माउस ट्रैप ही देख लो, लंदन में पिछले 50-60 साल से चल रहा है वो। ब्रॉड में भी ऐसे कितने शोज हैं, लायन किंग, ये वो, ढमगाना, ये वो, दे आर रनिंग फॉर बिकॉज दे आर प्रोफेशनल एक्टर्स, यू नो, दे आर गेटिंग पेड। यहाँ भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देती हैं पैसे। जब मेरे पास भी पैसे, जब मेरे पास फंड्स थे, जब मैंने बादशाह रंगीला किया था, हमें बहुत अच्छा ग्रांट मिल गया था गवर्नमेंट से भी और दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, प्लस lot of companies came forward and gave us grants. I don't want to name the companies because, you know, but I'm just trying to tell you that advertisements के जरिए, जैसे आपने मेरा ब्रोशर देखा, काफी पैसा, and I paid all my actors, you know. I mean, I wouldn't say that I made them rich, but I paid them a substantial, and I had my way, I would definitely want to pay my actors because it's their hard work and it's like मेरे पिताजी जब मेरा प्ले देखने आते थे तो शीला जी उनको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भेजती थी, बिकॉज उनकी इतनी पुरानी दोस्ती थी, पर वो कभी नहीं आते थे मुफ्त, कहते नहीं मैं टिकट खरीद के आऊंगा। आर्टिस्ट को इज्जत देनी चाहिए, आर्टिस्ट की इज्जत करनी चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक दिन ऐसा आए जब मैं अपने आर्टिस्ट को पैसे दे सकूं, थोड़े बहुत, एक टोकन, एक छोटा सा टोकन, एक क्या कहो उसको, जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तुमने मेहनत की, कुछ नहीं तो पेट्रोल पे आने जाने में खर्च होता है ये। बट फॉर्चुनेटली मेरे ग्रुप में, मैं अपने ग्रुप की जो बात कर रही हूँ, बहुत से एक्टर्स मेरे फिल्म इंडस्ट्री में चले गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा है कि लगता है कि उनकी तरक्की हो रही है, अच्छा कर रहे हैं। हालांकि वो इतने, आई मीन दे आर डूइंग वेरी वेल, जो भी है, कोई एडी है, कोई सेट डिजाइन कर रहे हैं, कोई OTT में उनको चांस मिल गया है। OTT has been a very big boon for upcoming actors, and in fact the audience is now wanting to see new faces. और मैं भी जब देखती हूँ मुझे तो हैरानी होती है कि इतनी बढ़िया एक्टिंग ये कैसे करें। थिएटर बहुत कुछ सिखाता है इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, and it's far tougher, much tougher than doing a film, let me tell you that, because ये live है, it's the biggest exam you're doing, you've got an audience in front of you and आप live बोल रहे हो। फिल्म में तो टेक्स होते हैं, कट, you know, पर यहाँ तो कोई कट वट तो होता नहीं है, तो सीधा ही चलता है, तो ये बड़ी जबरदस्त, it's a terrific exercise for the brain। हाँ, कमाल की एक्सरसाइज है। फिर आपका पोस्चर उससे ठीक रहता है, योर curiosity, your imagination is like reactivated। I mean, उसको कितना कुछ उससे सीखने को मिलता है, after all when जो फोकस बढ़ता है लाइफ में। जैसे मैं अपने बच्चों के थिएटर की बात कर रही हूँ, थिएटर स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है, मैंने कई एनुअल डेज किए हैं बॉम्बे स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में किए हैं। दिल्ली में मैंने, जैसे आपको मैंने बोला, मॉडर्न स्कूल में मैंने वर्कशॉप किए हैं, संस्कृति में, श्री राम स्कूल में। और ये एक तो ये बच्चों की जो फोकस होती है उससे बढ़ती है, बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेटिंग, बच्चे को पता है कि अगर मैं अपनी लाइन लर्न नहीं करूंगा तो मेरा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं भूल गया लाइन तो क्या होगा। सो इट्स मच टफर देन एन एग्जाम, मच टफर। एग्जाम तो between the examiner and the student, but here the exam is between you and the audience. The audience is watching you, they are examining you, they are judging you. तो ये आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ती है उससे। और जो बच्चे थिएटर करते हैं स्कूल में, उनकी पढ़ाई, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है उससे।
which is why it's compulsory in schools abroad. Drama is very compulsory. Even if you're doing computer science, you can take up theater as a second subject. If you're doing law, you can take up music as a second subject. Arts is given a lot of importance, and I feel, I mean, यहाँ भी of course हमारी तो कला का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. I mean, इसका कमाल ही है बिल्कुल. It's wonderful. I mean, the way, but so it should be, I think, given a lot more importance in schools. I feel drama and music, dance should be given a lot more importance in school. It should be parallel. And उससे बच्चे की जो परफॉर्मेंस भी होगी बहुत इम्प्रूव होगी. बच्चे की इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी लेवल, इट यू नो, जैसे कोई वो कहते हैं कि हाँ ओके दे इमेजिन. अब जैसे मैंने उस दिन एक इम्प्रोवो शो रखा, आपको बताया था, एक ऑन द स्पॉट उनको टॉपिक दिया, चलो इस पे कुछ दिखाओ, ओके कुछ करके दिखाओ. यू आर एन एंकर, ओके तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया, क्या करोगे? एयरपोर्ट पे तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई है, क्या करोगे? सिचुएशंस. तो बच्चों के साथ भी मैं यही करती थी. ऑडिशन नहीं करती थी, मैं हर बच्चे को लेती थी. और एक बार मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं किसी स्कूल में गई, ऑडिशन कर रही थी फॉर द एनुअल डे. सो आई वांटेड सम गुड वॉइस, सिंगिंग वॉइसेस. तो मैं गई तो मैं सब, मैम आई वांट टू बी इन द प्ले, मैम 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 मुझे प्लीज टेक मी, प्लीज टेक मी. सो आई वाज वेरी सो स्वीट, यू नो, सच स्वीट चिल्ड्रन. सो एक बच्चे को मैंने फिर बोला तो गा. मैंने उसको कुछ एक सिंपल सी ट्यून, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिया, हैप्पी बर्थडे टू गा दो, बिकॉज काफी मुश्किल ट्यून है. हैप्पी बर्थडे टू, यू नो, बच्चे अक्सर वहां स्लिप अप कर जाते हैं. मैंने कहा गाओ, तो उस बच्चे ने बड़े अच्छे गाया. मैंने कहा ओके यू आर ऑन. टीचर पता क्या बोलती है? इस बच्चे को मत लो, ये नालायक है. ऐसे बोलता है कोई? सो ये चीज जो है बच्चे के साथ नेगेटिविटी, कभी one should never be negative with children. They should give them lot of, and जो थिएटर है वो बच्चे को कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है. जो फेसिंग एन ऑडियंस, यू कैन फेस द वर्ल्ड. जो लोग खड़े नहीं हो सकते वो देखो. अब you know, there are so many actors who came to me who had never been on stage before in their life, but now they are so confident. There's no looking back for them. They're just moving forward. मैम जितने भी जो आज की डेट में करीब मैं आपको 15-16 एक्ट्रेस का मुझे नाम याद आ रहा है जिनसे मेरी बात हुई, जो कभी थिएटर से निकले, जैसे आप राज जी के बारे में कह रही हैं, और बहुत सारे आज की डेट में जो वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं. जब मेरी बात हुई, शीला जी के कितने, आपको पता है शीला जी के स्टूडेंट्स कौन कौन थे? क्योंकि वो प्रोफेसर थी ना वहाँ एनएसटी में. ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा और रत्ना, ये रोहिणी हतंगड़ी, ये कई उनके स्टूडेंट्स ऐसे थे. पर मैं उनकी कह रहा हूँ जो अभी आजकल जो कांटेक्ट में है, तो हमने उनसे पूछा कि अब आप लोग का टाइम थिएटर की तरफ क्यों नहीं जाता है, आप लोग थिएटर के लिए क्यों नहीं आते? जैसे आप बात दरअसल, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बात दरअसल ये है कि लोग आजकल पैसा बहुत मायना रखता है, पर मनी इज एवरीथिंग. मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे. Everybody wants to make money. Is everything or we have made it everything? No, जो भी है, ये mentality है हमारी. We are living in a very materialistic world. This is a very materialistic world. If I have iPhone bought it last year and my neighbor has this thing, I need to buy a more sophisticated one. If I have an SUV which cost 5 lakhs and the neighbor has a 10 lakh SUV, I must get one. आजकल आपने देखे हैं the number of SUVs in this city. I mean, I'm not, God bless them, it's very good, they can afford it, why not? And not even I had an SUV, for instance. I've just sold it. It is not that this thing, but I'm just trying to tell you is that it's a very competitive world. आजकल ये बात तो प्रेमचंद जी जो थे, मुंशी प्रेमचंद, आई थिंक वो 1932 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए. उन्होंने तब बोला था कि आदमी अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी से परेशान है, जलता है, या उसे एक कहावत नहीं है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. तो ये तो बड़ी आम बात है. आई मीन यहाँ तो एवरीबडी वांट्स टू कीप अप विद द जोन्सेस, यू नो, कि हाँ हमने
हम मुकाबले ही चलते रहते हैं और पैसे की बहुत खैर जरूरत भी है, महंगाई बढ़ गई है बहुत, सो ऑब्वियसली पीपल नीड मनी ऑल्सो, आई डोंट ब्लेम देम एंड व्हाई नॉट, एंड जिसको जाना है, पर बथेरे एक्टर्स हैं, डोंट वरी, कोई जाता है, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, जो जाते हैं तो पीछे आ भी जाते हैं बहुत सारे। सो मेरा अपना अपना केस बता रही हूँ, कई एक्टर्स मेरे चले गए हैं बॉम्बे, हाँ, और कई छोड़ छाड़ के इधर उधर और प्लेस कर रहे हैं, पर मुझे खुशी होती है कि करें और प्लेस, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस की बात होती है ना, they get more experience by acting in other with other directors. I'm not the only director in Delhi. There are far better, far superior actors than directors than me. मेरा सुर मिले तेरे सुर दे नाल, मिलके बने नवा सुरताल। ये मैंने पंजाबी का गाया था, ट्रैक्टर पे, आपको याद होगा, दैट वाज माय वॉइस। फिर एक था बरसन हौले हौले, एक वो टेल एंड का वो था बीच में, और फिर कविता जी के साथ गाया था एक डुएट, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। Hi, Namaskar. My name is Sangeeta and I have been watching LRT plays for I think almost a decade. I am a supporter, I'm a fan of the group and I watch all their plays. What I like most about the group is the director, which is Mrs. Sarita Vora, who affectionately some of us call SRV and some people call Sarita Ji. But what I have seen is that everything that she does is very, very contemporary. It's related to issues, but at the same time, the issues are dealt with in such a fantastic way that everybody watches them, from children to older people. To give few examples, she's done plays like Oliver for small children. People or children who would have usually not read Oliver Twist or Shakespeare, if she was to do that as well as a part of the text. But as a play, they did it joyfully. I say this from a place of experience because I have taught some of those children and they have done it very, very joyfully. The first play that I saw of Living Group Theatre was called Bacha Rangila, and as a historical drama, it was authentic. It was in its costumes, in its language, in its dialogues, in the story itself of history as we know it currently. It was absolutely flawless.